नमस्कार, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए जो बच्चे 12th बोर्ड में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और आर्ट्स में जिनका हिस्ट्री है, उनके लिए हम 10 ऐसे टॉप वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में पक्का आने की पूरी संभावना है। अभी हम इस किस आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास के जो बुक है उसमें आपका 3 बुक्स है और तीनों बुक्स में से निकाल के ऐसे प्रश्न हम 10 छांट करके लाए हैं कि जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो कि आपके बुक का क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड में पूछा जाए, क्योंकि बुक की जब तक बातें बुक चेंज नहीं होता है तब तक आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। तो वही क्वेश्चन जो बुक में आपके दिए हुए हैं और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक वाला आपके बोर्ड में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही प्रश्न को छांट कर करके 10 क्वेश्चन हम आपको प्रत्येक वीडियो सीरीज में करा रहे हैं। क्योंकि अगर इन सभी बुक के प्रश्नों पर अगर आपका अभ्यास हो जाएगा, जो कि बार बार पूछने जाते हैं इस तरह के प्रश्नों पे, तो आपकी तैयारी एकदम वेस्ट हो जाएंगे। तो ये आपका हिस्ट्री का याद रखेंगे चौथा वीडियो सीरीज है, ये टॉप 10 क्वेश्चन वाला। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें, जैसा सभी वीडियो में बताते हैं कि आपको 10 क्वेश्चन जब कराते हैं तो आपको एक कलम और एक पेज लेकर के बैठ जाना है और लिखना है कि पहला का ए सही है या बी, वो आपके अपने मर्जी से, मन से। उसके बाद हम जो टिक लगाते हैं उसको अलग लिख देना है कि सर का ये और बी, और कंपेयर करके लास्ट में वीडियो को रोक करके ईमानदारी से बताना है सर 10 में मेरा 6 सही है या 5 सही है या 8 सही है, सर 10 में 10 गलत है या 10 में 10 सही है। ये आप अपना कमेंट में जरूर बताएंगे ताकि हमें भी पता चल सके किस तरह के बच्चे हैं, कितनी बढ़िया मेहनत है। तो आपके लिए हमेशा जो है वो रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। चलिए अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, ये ध्यान वाला है, ये याद रखेंगे आपका बुक 2 का प्रश्न है, यात्रियों के नजरिया से लिया गया है। पहले प्रश्न आप देख पा रहे हैं आपको कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता यात्री के बारे में कहा जा रहा है, ये कौन से देश के थे? क्या ये जो है वो हेरात के थे या फिर आपका जो है ये मोरक्को के थे? आपको बताना है उज्बेकिस्तान के थे या फिर पुर्तगाल के थे। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है पहले तो आप उसको क्या करिए, तो लिख लीजिए कॉपी पे कि ये होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आप जल्दी से फटाफट से बताएंगे। सही अगर हम जवाब की बात कर लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका कि ये मोरक्को से थे। याद रखेंगे इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से भारत में आए थे। थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दे दे। बात अगर हम इब्न बतूता साहेब के करते हैं तो ये जो इब्न बतूता थे ये 1333 में भारत में आए थे। याद रखेंगे 1333 में भारत में आए थे। तो कई बार शताब्दी पूछ ले तो 13 आगे एक बढ़ा दो, शताब्दी हो जाएगा आपका 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में भारत में आए थे। उस समय दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था और दिल्ली में जो सुल्तान थे उनका नाम था MBT, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इनको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। उसी शासन काल के दौरान भारत में 1333 में जो है वो मोरक्को से एक यात्री आते हैं। यात्रा का ये बड़ा शौकीनदार आदमी है जिनका नाम क्या है, तो इब्न बतूता है। ठीक है, इसके बाद इब्न बतूता भारत से जो है वो कहाँ जाते हैं, तो चीन भी यात्रा करते हैं। हालांकि पहली बार चीन के यात्रा करने जा रहे थे तो सफल नहीं हो पाए थे। दूसरी प्रयास में जो है वो ये दक्षिण भारत से पानी के जहाज के रास्ते ये कहाँ जाते हैं, तो चीन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ी ही डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे, नहीं तो ज़्यादा अगर एक बार में पढ़ाना टाइप का शुरू कर देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, बाकी इनको मार्को पोलो से भी इनकी जो है वो कंपेयर किया गया है, क्योंकि मार्को पोलो भी जब भारत में वो आए थे तो भारत के बाद जो है वो भी किस जगह की यात्रा किए हैं, तो चीन की यात्रा वो भी किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, आप ये लगा लीजिए, बी ऑप्शन पूरा का पूरा सही है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात कर लेंगे तो अगले प्रश्न है सर, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? अच्छा, अगर किसी को डाउट अगर आ रहा होगा कि इब्न बतूता सर किस देश का यात्री, मोरक्को का, ये मोरक्को पड़ता कहाँ है, तो अफ्रीका में आपको मिल जाएंगे। आप अफ्रीका के मैप देखेंगे वहां पे आपको उत्तर में ही आपको उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों में मोरक्को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम ये सेकंड प्रश्न पे ध्यान से सुनेंगे। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? ये महाभारत से लिया गया प्रश्न है, जो कि ये बुक 1 से है, वो बुक 2 से था आपका, और ये बुक 1 से है। महाभारत चैप्टर है, यानी बंधुत्व, जाति और वर्ग जो पढ़े ना उससे लिया गया है।
अब ये ध्यान से सुनेंगे, इसमें ऑप्शन आपको दिखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन ए है आपका अर्जुन, दूसरा है भीम, तीसरा युधिष्ठिर और चौथा है आपका ये हो गया आपका नकुल। फटाफट से जवाब देंगे कौन सही होगा। तो ये जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे, आपको जो पहले लग रहा है वो ये भी आप लिख लो। अब सेकंड ध्यान से समझिएगा, 5 पांडवों में सबसे बड़ी की बात है तो वो कौन है, तो युधिष्ठिर है। आप सबको ये बेसिक जानकारी होना चाहिए कि 5 पांडव में ये 3 आपका हो गए, जो कि ये तीनों के तीनों, चाहे वो भीम है, चाहे अर्जुन है, चाहे युधिष्ठिर है, ये तीनों के तीनों जो है वो कुंती के पुत्र है। याद रखेंगे किनके पुत्र है, कुंती। अब ध्यान सुनिए, चूंकि राजा पांडु जो है वो राजा पांडु की 2 पत्नियां, एक कुंती हो गई और एक क्या हो गई, तो माद्री हो गई। तो माद्री से 2 पुत्र हुए, एक आपका नकुल और दूसरा यहाँ पे नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए ध्यान रखेंगे, एक नकुल है और दूसरा सहदेव है। ये याद रखेंगे, सहदेव, नकुल और सहदेव ये दोनों के दोनों जो हैं वो माद्री के पुत्र हैं और ये तीनों के तीनों जो है वो कुंती के पुत्र हैं। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जुन किन के पुत्र है, अर्जुन की माँ कौन है, भीम की माँ कौन है, युधिष्ठिर की माँ, तीनों में से किसी की माँ पूछ ले तो वो कुंती हो जाएंगे, और नकुल या सहदेव की अगर बात कर लेंगे तो वो क्या होंगे, माद्री। और ये दोनों के जो अगर कह सकते हैं पति कौन है, तो ये दोनों के राजा कौन है, तो पांडु। ठीक है, चलिए, तो पांडु के सभी पुत्र, पांचों के पांचों पुत्र मिला करके ये क्या कहलाएंगे, तो पांडव, इन्हीं को कहते हैं 5 पांडव। अब इसमें से सबसे जो बड़ा पुत्र है वो पुत्र का नाम क्या है, तो युधिष्ठिर है। अगर आप पहले से और जानकारी रख रहे हैं तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि युधिष्ठिर जो है वो किससे हुए, कौन से देवता से। जैसे अब इस सब के संदर्भ में पढ़ना है कि कोई वायु देव से है तो कोई भाई अलग अलग देवता से, आपको बताना है कि युधिष्ठिर जो है वो किन से है। चलिए, आपको ये कमेंट में बताना है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आपको इशारा करें पिछले वाले प्रश्न के जवाब देने में। धर्म के बारे में आप जानते होंगे, धर्मराज वगैरह। चलिए, आप समझदार होंगे तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, इशारा हम आपको कर दिए। अब तीसरा प्रश्न है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। प्राचीन भारत के एक महाकाव्य का नाम आपको बताना है, इपिक का नाम। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन है महाभारत, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम, हाँ महाकाव्य ही बोले होंगे, महाकाव्य का नाम क्या है, तो महाभारत है, ऋग्वेद है या फिर मनुस्मृति है, ये इनमें से सभी। अब जल्दी जल्दी फटाफट से आप सोचो और लिख दो कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर सबके सब महाकाव्य है तो बिल्कुल गलत है। हमारे प्राचीन भारत के 2 प्रमुख महाकाव्य है, यही याद रखेंगे। एक है हमारा महाभारत और दूसरा है हमारा रामायण, ये याद रखेंगे। कई बार आपको प्राचीन भारत के महाकाव्य ना दे करके और पूछेगा श्रीलंका के महाकाव्य, तो श्रीलंका के महाकाव्य पूछता है तो जब भी तो वो बौद्ध धर्म से जोड़ के पूछेगा। तो श्रीलंका के 2 महाकाव्य हैं, याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित। एक का नाम है दीपवंश, याद रखेंगे, एक का नाम क्या है, दीपवंश, दूसरे का नाम है महावंश। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दीपवंश और क्या हो गया, तो महावंश हो गया। चलिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन टाइप के देते चलेंगे, ताकि अगर थोड़ा बहुत और भी प्रश्न छूटेगा तो वो भी आपको कैच होते चलेगा। ठीक है, तो चलिए, ये तीसरा नंबर प्रश्न हम आपको करा दिए। अगर डायरेक्ट वे में आपसे पूछता है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, तो आपको डायरेक्ट मारना है महाभारत। अगर रामायण रहता तो रामायण, अगर रामायण दे के लिखता ए और बी दोनों तो वो भी हो जाता है। चलिए, आप समझ रहे हैं बिल्कुल। अब अगले प्रश्न को और बढ़े। अगला प्रश्न है कि वी.एस. सुक्तांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। वी.एस. सुक्तांकर के बारे में आपको बताना है कि ये किसका एक प्रसिद्ध विद्वान थे। ऑप्शन 1 दिया गया है आपको, अंग्रेजी के लिए, फ्रेंच के लिए, तमिल के लिए या फिर संस्कृत के लिए। तो वी.एस. सुक्तांकर की अगर बात कर लेंगे तो ये जो विद्वान है भाई, ये किसमें माहिर आदमी है, तो ये माहिर है आपका संस्कृत के लिए। वी.एस. सुक्तांकर से संबंधित कुछ बात जान लीजिए। 1919 में ये एक प्रोजेक्ट चलाए, याद रखेंगे, हालांकि कई लोगों को लेकर चला, लेकिन जिसमें प्रमुख आदमी जो है वो है वी.एस. सुक्तांकर, और ये संस्कृत के काफी जानकार थे। तो भारत में अलग अलग संस्कृत में जो महाभारत के संदर्भ में जो पांडुलिपि लिखी गई है बड़े ताम्रपत्रों पे, अलग अलग जगह पे, उन सबको इकट्ठा कर करके और एक जगह पे महाभारत का संकलन किए। तो ये याद रखेंगे, ये प्रोजेक्ट 1919 में शुरू किए थे। इनको ये करने में 47 वर्ष लग गए और महाभारत को 13,000 पन्नों में जो है वो संकलन किए। ठीक है, इकाई दाएं संकरा 1000 थोड़ा सा मिस्टेक होगा कहीं पे तो आप उसको मैनेज करिएगा, साउंड को केवल सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखेंगे वी.एस. सुक्तांकर किस चीज का विद्वान है जी, तो संस्कृत का विद्वान है। जब तक हम समझ रहे हैं, क्लियर है।
बाकी जिन जिन लोगों को बेनिफिट लग रहा है सर आप अच्छा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा हमें भूली हुई चीज़ याद आ जा रही है, तो आप हमारे लिए भी कुछ बढ़िया कर दीजिए। मेरे लिए आप बढ़िया क्या कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और एक हो सके तो लाइक का बटन आप दबा दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से 10 ही प्रश्न होते हैं, आराम से देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेकर के आते हैं हम आपके लिए। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे है वो किस चीज़ की बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम एनसीईआरटी फुल्ली बेस्ड है। ऐसे प्रश्न आपको बीपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, इन सब के पीटी में भी देखने के लिए मिलते हैं। ये 12th के लिए ही नहीं केवल इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह हैं, जहाँ जहाँ जीएस आता है, उन सब के लिए ये सारे प्रश्न इतिहास के रामबाण होंगे। चलिए ध्यान से सुनेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी थी, लोहे की बनी थी या तांबे की बनी थी, कांसे की बनी थी या फिर सेल खड़ी की बनी थी। बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर लें तो सही जवाब हो जाएगा हमारा कि ये सेल खड़ी की बनी थी। चलिए सेल खड़ी के बारे में हम थोड़ी सी बातें आपको बता दें। सेल खड़ी जो है इसको हम नरम पत्थर मानते हैं, याद रखेंगे कैसा पत्थर होता है, नरम पत्थर। इसी को अंग्रेजी में सॉफ्ट स्टोन बोलते हैं। और हड़प्पा में जो मोहरे बनती थी, याद रखेंगे वो कौन से पत्थर के होते थे, तो इसी नरम पत्थर सॉफ्ट स्टोन जिसको बोलते हैं सेल खड़ी के थे। याद रखेंगे हड़प्पा की जो मोहरे होती थी किसके बनी होती थी, सेल खड़ी नामक पत्थर के। तो ये आपका 5वां के डी ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे। ये आपका थोड़ा सा बीच बीच में हम भूल जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका बुक 1 का है, ठीक है। हम बताना भूल रहे थे कि बुक 1 का कौन है, बुक 2 का कौन है। ये वीएक सूक्तांकर के बारे में बताएं, ये भी महाभारत से ही लिया गया है। ये प्राचीन महाकाव्य महाभारत से बुक 1 से ये सारे प्रश्न आपको कराए हैं। ये भी आपका 5वां प्रश्न बुक 1 से ही है। अब ये आपका बुक 3 का प्रश्न है, ये ध्यान से सुनेंगे। बुक 3 का बहुत बढ़िया प्रश्न है। 6 यहाँ पे प्रश्न को फोकस करिएगा। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर अंग्रेज के अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको फटाफट से जवाब देना है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे 1938 में, आप सबको जानकारी बता दें कि हरिपुरा वाला आप सुने होंगे, कांग्रेस के हरिपुरा में अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। 10वां में पढ़ना था। तो किसको हरा करके बने थे ये अध्यक्ष के चुनाव में, बाल गंगाधर तिलक को हराए थे या फिर पट्टाभी सीतारामैया को या जवाहरलाल नेहरू को या फिर राजेंद्र प्रसाद को। तो जहाँ आप जो भी आपको लग रहा हो वो पहले आप ये भी लिख लेंगे। सही जानकारी आपको बता दें हम आपको, तो ये है आपका पट्टाभी सीतारामैया, ये याद रखेंगे। पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट जो है वो महात्मा गांधी के तरफ से मिल रहा था, याद रखेंगे। महात्मा गांधी जो है वो पट्टाभी सीतारामैया के समर्थक थे, वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन इस बार की बात अलग थी और बात अलग टाइप के है। अब इसको हम जब वहाँ पढ़ाएंगे एनसीईआरटी के तो बैलेंस बना के पढ़ाएंगे। लेकिन कहते हैं कि फिर भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके और 1938 में जो हरिपुरा का जो अध्यक्षता ये करते हैं, तो उसके फाइनली ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 के कौन सा, तो ये आपका बी हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया। चलिए अब हम अगले प्रश्न बढ़ते हैं। बेहद अच्छे प्यारे प्यारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आप अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दिया कीजिए, समझ रहे बात। डेली आप अपने से कर दीजिएगा तो हमें लाइक की भीख जो है वो मांगनी ना पड़े। चलिए अगले प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन को जो है वो पोस्ट डेटेड चेक कौन कहा। ऑप्शन 1 है गांधी जी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा है आपका राजेंद्र प्रसाद। अभी पिछले प्रश्न और ये प्रश्न ये सबके सब आपका बुक 3 का प्रश्न है। सभी बुक के प्रश्न को आपको मिला करके दे रहे हैं, बुक 1, बुक 2 और बुक 3, यानी भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगा। आप एग्जाम में बैठिए, सारे प्रश्न आपको लगेंगे कि सर पहले आप पूरी तैयारी करा ही दिए थे। तो सही जवाब अगर हम बता देंगे तो क्रिप्स मिशन जो है वो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में जो आई थी, उसको गांधी जी बोले थे कि ये पोस्ट डेटेड जो है वो चेक है। ठीक है, चलिए तो ये कौन कहे थे, तो गांधी जी। बाकी अब इसके बारे में हम आपको यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाया है, क्लास में भी नहीं पढ़ाया, इसको जब पढ़ाएंगे तो और विस्तार से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चूंकि आगे पीछे का सारा चीज़ जुड़ता है, बहुत सारे आंदोलन के कनेक्टिविटी जुड़ेंगे, तब उसका जो थॉट आता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया आता है। तो 7 का यहाँ पे याद रखेंगे, गांधी जी ही है वो क्रिप्स मिशन के बारे में बोले थे कि ये पोस्ट डेटेड चेक है।
तो 7 के ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। लास्ट का एक ऐसा प्रश्न लेके आए हैं जो शायद कोई बच्चा बताते होंगे, जो शायद अगर बीपीएससी की भी तैयारी करते होंगे, ये यूपीएससी का, समझ रहे बात, वो भी बच्चे बहुत कम बता पाते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आपको एक लास्ट में लेके आए हैं, आप लास्ट तक केवल बने रहें। ईस्ट इंडिया निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे? सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट है वो कहाँ बसे थे? क्या दिल्ली में बसे थे, बंबई में बसे थे, कलकत्ता में, या फिर मद्रास में? जल्दी फटाफट से बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट है वो कहाँ बसे थे? तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहले कारखाना सूरत वगैरह में लगा, समझ बात। लेकिन बात बसने की है, इसके बारे में भी मॉडर्न हिस्ट्री में भाग 3 जो आपका किताब है 12th क्लास के, वहाँ पे हम आपको बाखूबी ढंग से समझाएंगे कि ये मद्रास में बसे थे। सभी जगह के हम आपको जो अंग्रेजों का किला था उसको भी समझाएंगे कि कलकत्ता में अंग्रेजों का किला क्या कहलाता है, इधर आपका बम्बई में अंग्रेजों का किला क्या कहलाता है, मद्रास में अंग्रेजों का किला क्या कहलाता है, सारा कुछ, और कैसे बंगाल से कनेक्टिविटी होती है। एक एक चीज़ आपको बहुत आराम से पढ़ना, बारीकी से अच्छी खासी समझ विकसित हो जाएगा। ये सारा कुछ भाग 3 में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे सही जवाब पहले देख लेंगे, तो 8 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मद्रास में। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न है सर, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किए? अब प्रश्न आता है मार्को पोलो से कि मार्को पोलो जो यात्री है वो भाई किस स्थान से चलकर भारत की यात्रा किए? स्थान का नाम है यहाँ पे ऑप्शन 1 वेनिस, दूसरा पेरिस, तीसरा बॉन, चौथा आपका बर्लिन। बर्लिन जानते हैं आप लोग? बर्लिन जानते होंगे ना, बर्लिन जर्मन की राजधानी है। चलिए सही जवाब की अगर हम यहाँ पे बात कर लें वो हो जाएगा आपका वेनिस। वेनिस की बात कर लेंगे तो वेनिस जो है वो इटली में पड़ता है, याद रखेंगे इटली का एक प्रमुख शहर है वेनिस। और यही इटली के वेनिस शहर से मार्को पोलो आते हैं भारत में 13वीं शताब्दी में, और ये भारत से जो है वो चीन भी जाते हैं। समझ रहे बात को? इनको मध्यकाल में आने वाले यात्रियों का सरताज कहा जाता है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है? सरताज कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं, ये याद रखेंगे नौमा का, मार्को पोलो भारत में या चीन में गए थे, वो कहाँ से आए थे? तो वेनिस से। तो नौमा का आपका ए प्रश्न सही है, 9 का ए ऑप्शन सही है। अब ये लास्ट का प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं, बेहद बढ़िया प्रश्न है, आपको बहुत बढ़िया सीखने के लिए मिलेगा। कहते हैं कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या है? सभी बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, आप तो बोले कि लास्ट प्रश्न लेकर आएंगे और 10वां एकदम ऐसा होगा कि जो बीपीएससी वाले बच्चे नहीं जानते होंगे। देखिए खास क्या है, ये सब आप लोग पढ़ते हो, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो यह सही ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका आम्रपाली, दूसरा सालवती, तीसरा गौतमी, चौथा सुजाता। थोड़ी थोड़ी हम आपको बता दें, आप सब जानते होंगे कि इसमें गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या है? तो वो है सुजाता। सुजाता जो है वो गया में एक किसान की बेटी थी। गया में जो है वो एक किसान है, उनका जो बेटी है उन्हीं का नाम सुजाता है। ये बुद्ध को वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन जो है वो खीर खिलाती है और उसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन पे अभी हम चर्चा कर दें। आम्रपाली के बारे में भी सब लोग पढ़े होते हैं कि आम्रपाली जो है भाई वो बौद्ध धर्म में दूसरी भिक्षुणी बनी। पहली भिक्षुणी जो है वो उनकी मौसी बनती है, जिसका नाम क्या है? तो गौतमी। गौतमी से भी आप परिचित होंगे। गौतमी कौन थे? तो बुद्ध की मौसी थे। ठीक है, लेकिन एक और स्त्री का नाम कभी आ जाएगा, इससे भी प्रश्न आ जाएगा, इसीलिए हम आपको इस पे थोड़ा सा चर्चा कर दें कि ये सालवती कौन है। तो यहाँ पे ध्यान सुनेंगे। जैसे आम्रपाली के बारे में आप पढ़े थे कि आम्रपाली वैशाली की नगर वधू है। अगर किसी भी राजा के दरबार में कुछ होता तो वो नगर वधू जो है वैशाली आम्रपाली का वो प्रोग्राम वगैरह कराया करते थे। आम्रपाली एकदम पूरा अलग टाइप के जो नवयुवकों के दिल पे राज करती थी। तो बहुत सारे अब धीरे धीरे ये जो है भाव खाने लगी। कैसे? अगर बिहार के अगर होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि पहले पारो रानी के नाच चलता था, पारो रानी के खूब साटा बाजा होने लगा, पूरा भरवाने लगी तो आदमी दूसरा ऑप्शन धरने लगा। तो उसी तरह से ध्यान से सुनेंगे बात को। सालवती नामक एक कन्या को राजगीर में जो कुछ लोग हैं, राजा के मंत्री लोग, वो क्या किए कि सालवती को यहाँ पे बुला करके नृत्यांगना का काम जो है वो शुरू करा दिए, गीत संगीत सिखा करके। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन सालवती क्या हो गई कि गर्भावती हो गई सालवती। और जब कुमार में गर्भावती हो गई तो सामाजिक बुराइयां शुरू हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ कि
इससे जो पुत्र हुआ उस पुत्र को फेंक दिया गया। बाद में एक राजकुमार उसको पालते हैं और पालने के बाद जो है उसको वो भेजते हैं कहाँ शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, तो वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है गांधार में पड़ता है, तो वहाँ पे वो शिक्षा लेकर के आता है और वो जो है एक वैद्य की शिक्षा लेकर के आता है। उसी बालक का नाम क्या है, तो जीवक है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी रटे होते हैं कि जीवक कौन है, तो जीवक जो है भाई वो एक राजवैद्य था बिंबिसार के दरबार में। लेकिन जीवक की मां कौन है, अगर ऐसे सवाल किया जाए या सालवती के पुत्र अगर पूछ दे तो यहाँ पे कंफ्यूजन, इसीलिए सारा कुछ समझा दे। तो यहाँ पे जो चारों महिला, इन सबके बारे में आप परिचित अब हो गए। आम्रपाली कौन है, वैशाली की नगर वधु। सालवती समझ गए, जीवक की मां हो गई। और गौतमी कौन है, तो बुद्ध के मौसी हो गए। सुजाता कौन है, तो बुद्ध को खीर खिलाने वाले स्त्री। तो जाहिर सी बात है कि आपको आराम से समझ में आया होगा आज के सेशन। जहां पे दिक्कत लगे उसको आप 2 बार देख लीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी प्रतिदिन 1 दिन 2 दिन पे बीच करके 10-10 क्वेश्चन का अगर अभी से रिविजन करेंगे तो एग्जाम तक काफ़ी सारे प्रश्न जो है उनके जहन में होगा, उनको याद होगा और आराम से वो बना पाएंगे। तो चलिए ऐसी तरह से कुछ प्रश्न लेकर के अगले दिन हम लेकर के आएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो।